तो नमस्ते प्रिय छात्रों, इस अवधि में हम वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र नमूना 2 यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के प्रश्नोत्तरों की चर्चा पिछली क्लास में हम किए हैं, उसका आगे का भाग है। तो पिछली क्लास में हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, तो आज के इस संबंध में जो बचे हुए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र नमूना 2, तो भाग 2 के तहत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है पूर्ण व्याकरण भाग से है, तो 5वां प्रश्न है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपके गद्य, पद्य और अपठित भाग से आए हैं, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 से आगे जितने भी रहते हैं वे सभी व्याकरण भाग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर व्याकरण भाग के लिए आपके लिए 40 अंक होते हैं, तो कृपया इस पर आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य शुद्ध कीजिए के लिए यहाँ पर 4 अंक होते हैं, तो 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न के लिए 4 अंक होते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखना होता है। तो वाक्य शुद्ध करते समय शब्द संबंधी अशुद्धियाँ रहती हैं, और चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ रहती हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, काल संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो 39 यानी 39वां प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हवा तेज बहने लगा। तो यहाँ पर शब्द से संबंधित अशुद्धि है, तो उसका उत्तर है हवा तेज बहने लगी। तो यहाँ पर लगा है, उसी जगह पर हमने लगी लिखे हैं, तो यह शब्द से संबंधित अशुद्धि है, तो इसका उत्तर है हवा तेज बहने लगी। उसके बाद दूसरा, उसके हाथ कांप रही थी। तो इसका उत्तर है उसके हाथ कांप रहे थे। यहाँ पर हाथ पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर रही के जगह पर रहे आते हैं, तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो इसका उत्तर है उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बालक ने रोटी खाया। तो इसका उत्तर है बालक ने रोटी खाई, क्योंकि यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य पूर्ति करते समय यहाँ पर स्त्रीलिंग के ही चिन्ह को लगाना पड़ता है। इसी कारण इसका उत्तर है बालक ने रोटी खाई। उसके बाद चौथा प्रश्न है वह गाने की कसरत कर रहा है। तो इसका यहाँ पर पूर्ण शब्द संबंधी अशुद्धि है, तो इसका उत्तर है वह गाने की रियाज कर रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कोष्टक में उचित शब्द दिए रहते हैं, उन उचित शब्दों की सहायता से यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना होता है। तो कुल यहाँ पर 4 प्रश्न के लिए 4 अंक होते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहीं पर उत्तर दिए रहते हैं, तो आपको कृपया शांत चित्त से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि उत्तर यहीं पर रहते हैं, तो थोड़ा संभाल कर उत्तर देना पड़ता है, गड़बड़ी करने की बात यहाँ पर नहीं रहती है। तो कोष्टक में उत्तर दिए हैं, देखिए सम्मान, कर्तव्य, सत्य और प्रवृत्ति। तो इन शब्दों को ही इन वाक्यों के साथ जोड़कर आपको लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जुड़ सकता है? तो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द जुड़ता है। इस प्रकार वाक्य पूर्ण होता है कि सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है। तो यहाँ पर सत्य शब्द जुड़ता है, तो मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सत्य बोलने से हमारा डैश होगा। तो यहाँ पर शायद सम्मान जुड़ता है, तो सम्मान शब्द जुड़ने के बाद वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होता है कि सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है स्वार्थी लोग
अपने डैश पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर एक ही बचा हुआ शब्द है, वही है कर्तव्य। तो इसका उत्तर इस प्रकार से पूर्ण होता है कि स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद यहाँ पर ई प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। तो सूचना के अनुसार हमें वाक्य को बदलना है। तो यहाँ पर आपको सूचना दिए रहते हैं कि 3 वाक्य हैं, उन 3 वाक्यों को कौन से काल में आपको बदलने की सूचना देते हैं, उसी काल में आपको बदलना होता है। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया है कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने प्रकार हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भविष्यत काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, और वर्तमान काल को पहचानने के लिए कौन से चिन्ह हैं, भूतकाल को पहचानने के लिए कौन से चिन्ह हैं, और भविष्यत काल को पहचानने के लिए कौन से चिन्ह हैं, उनके बारे में हम बताए थे। तो फिर एक बार दोहरा देता हूँ। तो भूतकाल यानी समय बीत चुका है, कार्य हो चुका है, तो उसकी पहचान के लिए हम था, थे, थी का प्रयोग करते हैं, अथवा नए प्रत्यय के जुड़ने से या, ये, ई होता है। उसके बाद वर्तमान काल, तो समय यानी क्रिया अभी चल रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमें है, ता से मालूम होता है। उसके बाद अगला है तीसरा काल, जिसे हम भविष्यत काल है कहते हैं। तो क्रिया भविष्य में होने वाली रहती है, तो उसकी पहचान के लिए हमें गा, गे, गी का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा होने वाला है, होने वाली है, होने वाले हैं। इस प्रकार हम उसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य देते हैं और इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर यानी कोष्टक में यहाँ पर आपको कौन से काल में परिवर्तन करना है सूचना दिए रहते हैं। तो उसी काल में हमें परिवर्तन करना होता है। तो सबसे पहले आपको यह बात की जानकारी होना चाहिए कि आपको जो वाक्य दिए रहते हैं, सबसे पहले आपको उस वाक्य कौन से काल में है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो जब आप उस वाक्य को कौन से काल में है पहचान सकोगे, तभी आप जाकर आपको जो सूचना दी गई है उसी सूचना के आधार पर आप वाक्य को बदल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, यात्री गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह वर्तमान काल की है। तो इस वर्तमान काल के वाक्य को आपको भविष्यत काल में बदलने की सूचना दी है। तो चलिए बदलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है भविष्यत काल में यात्री गंगा मैया में स्नान करेंगे, अथवा यात्री गंगा मैया में स्नान करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रमेश कल मुंबई जाएगा। तो इसका पहचान हम करेंगे, काल कौन सा है, तो यह भविष्यत काल का है। तो इसे भूतकाल में बदलने के लिए आपको सूचना दिए हैं। तो इसका उत्तर होता है रमेश कल मुंबई गया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मुझे डर लग रहा था। तो यह भूतकाल का वाक्य है। तो इसे हमें वर्तमान काल में बदलने के लिए कहते हैं, सूचना दिए हैं। तो इसका उत्तर होता है मुझे डर लग रहा है, अथवा मुझे डर लगता है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए रहते हैं, उन मुहावरों के आगे ही यहाँ पर अर्थ दिए रहते हैं। तो उनको सही क्रम में जोड़कर लिखना होता है। तो यहाँ पर पहले मुहावरे पढ़ूंगा। आंखों का तारा, चकमा देना, ढाढ़स बांधना, कान भरना। तो इन मुहावरों के अर्थ आगे दिए हैं। चुगली करना, हिम्मत बढ़ाना, बहुत ही प्यारा, धोखा देना। तो हमें सही मुहावरे के साथ अर्थ जोड़कर लिखना होता है। तो चलिए एक एक मुहावरे का अर्थ हम बताएंगे। आंखों का तारा, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत ही प्यारा। दूसरा है चकमा देना, इस मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। ढाढ़स मानना, इस मुहावरे का अर्थ है हिम्मत बढ़ाना। कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। उसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर 3 रहते हैं, 3 के लिए 3 अंक होते हैं। साधु, भैंस, बादशाह।
तो यहाँ पर अन्य लिंग लिखते समय भी हमें एक बात की जानकारी होना चाहिए कि दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कि शब्द पुल्लिंग रहा तो स्त्रीलिंग शब्द लिखना है और शब्द स्त्रीलिंग रहा तो उसके लिए पुल्लिंग शब्द हमें लिखना होता है। साधु इसका अन्य लिंग रूप साध्वी, भैंस इसका अन्य लिंग रूप भैंसा, बादशाह इसका अन्य लिंग रूप है बेगम। तो इस प्रकार अन्य लिंग रूप होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर 3 अंक के लिए 3 प्रश्न रहते हैं, 3 वाक्य दिए रहते हैं, उनको हमें लिखना होता है। तो पहला है जिसका रूप अच्छा न हो उसे कुरूप कहते हैं। दूसरा, जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसे अनपढ़ कहते हैं। तीसरा, जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध कहते हैं। तो जन्म से ही अंधा रहता है, उसी कारण उस व्यक्ति को जन्मांध कहते हैं। और जिसका रूप अच्छा नहीं रहता है उसे कुरूप कहते हैं। कुरूप यानी बुरा रूप। जो पढ़ना लिखना न जानता है उसे अनपढ़ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द दिए रहते हैं, उन 2 शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण आपको करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए कुल 2 अंक रहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि उपसर्ग कौन से होते हैं। तो उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कौन से शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जुड़ता है। तो पहला है किस्मत। तो किस्मत इस शब्द के साथ हम बद और खुश उपसर्ग जोड़ते हैं। तो बद उपसर्ग जोड़ने से बद किस्मत होता है और खुश उपसर्ग को जोड़ने से खुश किस्मत होता है। बद प्लस किस्मत बद किस्मत, खुश प्लस किस्मत खुश किस्मत। तो आपको उपसर्ग जोड़कर लिखने के लिए कहते हैं, तो इसी क्रम में आपको लिखना होता है। जैसे बद प्लस किस्मत इक्वल टू बद किस्मत और खुश प्लस किस्मत इक्वल टू खुश किस्मत। उसके बाद अगला प्रश्न है धर्म। तो धर्म के साथ यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ने से अधर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो प्रत्यय का अर्थ है शब्द के अंत में जुड़ने वाले। तो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का ही अर्थ बदल देते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए रहता है। तो 2 शब्द दिए रहते हैं। जो शब्द आपको दिए रहते हैं उस शब्द के साथ ही यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्यय उतना ही अलग करके लिखना होता है। तो यहाँ पर कठिनाई और स्वच्छता शब्द दिए हैं, उन दोनों शब्दों में से हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जुड़ने वाले। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। उपसर्ग यानी शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय यानी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो कठिनाई, तो इस कठिनाई शब्द में आई नामक प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय अलग करके लिखने के लिए कहते हैं, तो इसी क्रम में लिखना है कि कठिन प्लस आई। तो यहाँ पर आई प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा है स्वच्छता। तो स्वच्छ प्लस ता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। तो इसी क्रम में आपको परीक्षा में लिखना होता है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी ऐसे रेटिंग है। तो 3 आपको यहाँ पर विषय दिए हैं। पहला इंटरनेट की दुनिया, दूसरी समाज सेवा और तीसरा दीपावली। तो इन 3 विषय दिए हैं। उन 3 विषयों में से आपको एक विषय के ऊपर निबंध लिखना होता है। तो निबंध लिखते समय मैंने आपको 3 बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा था कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला प्रस्तावन, दूसरा विषय निरूपण और तीसरा है उपसंहार। तो इसके तहत ही आपको लिखना होता है, तभी आप अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावन में क्या होता है कि आपको जो विषय दिया है उस विषय के संक्षिप्त में विवरण देना पड़ता है।
उसके बाद विषय निरूपण में आप यहाँ पर उस विषय से क्या लोगों को बताना चाहते हैं, यानी उस विषय का विवरण यहाँ पर देना होता है। उसके बाद उपसंहार में आपको कंक्लूजन देना होता है कि उस विषय से संबंधित ही आपको उपसंहार लिखना होता है। उसके बाद किसी शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए। यह अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र यानी हम जिसके माध्यम से अपने भाई बहन सगे संबंधी माता पिता मित्र सभी को लिखते हैं, वही अनौपचारिक पत्र है। तो कृपया आप अनौपचारिक पत्र के नमूने को देख लीजिए, तब आप आराम से लिख सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र यानी यहाँ पर जो विषय दिया है उसके आधारित ही लिखना होता है। तो अनौपचारिक पत्र का नमूना है, यहाँ पर प्रेषक और सेवा में नहीं लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक लिखना है, और दूसरे नंबर पर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, पिता को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी लिखना है, और मित्र को लिखते हैं तो मित्र का नाम वहाँ पर लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें संबोधन देना है कि सादर प्रणाम नमस्कार देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमें उस विषय का विवरण ही दे देना है, और विषय का विवरण देने के बाद यहाँ पर पांचवें नंबर पर आता है जो पत्र भेजने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर देना है। उसके बाद छठे नंबर पर पत्र जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता और उस नाम पता वहाँ पर लिखना होता है। तो आप यहाँ पर निबंध और पत्र लेखन है, इन दोनों में से आप एक को लिख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर विकल्प दिए रहते हैं, उसी कारण आप यहाँ पर पत्र अथवा निबंध भी लिख सकते हैं। तो देखिए, किसी शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पत्र जो आप लिखते हैं तो आपका पता लिखना है और यहाँ पर तारीख लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम जिसको लिख रहे हैं यानी मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र रमेश, राजेश, महबूब, ऐसा किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नमस्कार करना है और विषय का विवरण इस प्रकार लिखना है कि आप शैक्षणिक यात्रा के संबंध में कहाँ पर गए थे, उन सभी विषय के बारे में संक्षेप में आपको सारांश लिखना होता है कि प्रिय मित्र, यह पत्र लिखने का मूल उद्देश्य ही है कि हम हमारे महाविद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमने इन सभी दृश्यों का चित्रण देखा है। तो किस प्रकार से कौन से आप प्लेस को देखे हैं उनका विवरण आपको देना पड़ता है, और किस प्रकार आपके लिए वह शैक्षणिक यात्रा लाभदायक थी उस विषय के बारे में यहाँ पर आपको विवरण देना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 5 अंक के लिए है, तो प्रिय छात्रों इस पर ध्यान दीजिए, तो आप 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपको अनुच्छेद दिए हैं, जो पैराग्राफ दिए हैं, उन पैराग्राफ में संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर 5 दिए रहते हैं। उन 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो 5 प्रश्न है यहाँ पर। तिलक जी के उद्गार क्या थे? दूसरा, तिलक जी किस संग्राम में कूद पड़े थे? और तीसरा प्रश्न है, तिलक जी में कौन से अद्भुत गुण थे? चौथा प्रश्न, तिलक जी क्या नहीं जानते थे? और पांचवा प्रश्न, तिलक जी किसकी तरह अटल और अडिग रहे हैं? तो सबसे पहले आपको इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप जाकर सीधा अनुच्छेद पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो आपने जो भी प्रश्न पढ़े हैं उस प्रश्न के उत्तर इसी अनुच्छेद में रहते हैं, तो सही उत्तर को आप लिख पाते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी ना करें, जो प्रश्न है ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अनुच्छेद ध्यान से पढ़िए, तो आप आसानी से यहाँ पर उत्तर को लिख पाते हैं। या आप यहीं जाकर गलत कर देते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो आसानी से आप यहाँ पर 5 अंक प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सही मायने में ध्यान रखते हुए इस अनुच्छेद को सतर्कता से पढ़िए, और इस अनुच्छेद से संबंधित जो भी 5 प्रश्न दिए हैं उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से यहाँ पर लिख पाते हैं। तो कृपया
इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि चाहे कौन से भी विषय पर आपको अनुच्छेद दिया जाए, उसी विषय में से ही आपको प्रश्न पूछते हैं, उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होता है। तो चलिए प्रिय छात्रों, अंतिम प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा में 5 वाक्य दिए रहते हैं, तो उन 5 वाक्यों को आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 अंक होते हैं। तो कृपया यहाँ पर जो भी अनुवाद से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की जाती है उनको आप कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके अंक नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कोई कन्नड़ भाषा से अनुवाद करते हैं, कोई अंग्रेजी भाषा से अनुवाद करते हैं, तो वहाँ पर अनुवाद अलग अलग होता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए और मैं जो भी बताता हूँ उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, दिक्कत की बात नहीं रहती है। तो प्रश्न है अंतिम, पहला है, दिनगಳೆದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो इन कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिए हुए वाक्य को हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहते हैं। तो देखेंगे हिंदी भाषा में इस वाक्य का अनुवाद कैसे होता है कि बेरोजगारी की समस्या दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी की समस्या दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ। मदर ऑलवेज लव हर चिल्ड्रन इक्वली। तो इसका अनुवाद हिंदी में इस प्रकार से होता है कि माताएं हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती हैं, अथवा माताएं हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷವಿದ್ದೆ। आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years। तो इसका अनुवाद हिंदी में इस प्रकार से होता है, मैं इंग्लैंड में 3 साल तक रहा हूँ। उसके बाद चौथा प्रश्न है, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ। द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू पेट्रियट्स। तो इसका हिंदी भाषा में अनुवाद इस प्रकार से होता है, देशभक्तों का सदा सम्मान करना चाहिए। देशभक्तों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र नमूना 2 से संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा किए हुए हैं। तो कृपया आप इन विषयों पर ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से अंक को प्राप्त कर सकते हैं। कि यहाँ पर कोई भी विषय कम नहीं है, कोई भी विषय ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी विषय उच्च भी नहीं है और कोई विषय तुच्छ नहीं है, कि हर एक विषय अपना एक मायना रखता है, कि जिस आधार पर आप उन विषयों पर ध्यान देते हैं तभी आप अच्छे से अंक प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, तो दोनों हाथ मिलने पर ही यहाँ पर ताली बजती है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे एक कहने से ही कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए सहकार आप लोगों को भी देना होता है। कि हम जो भी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, उन विषयों से संबंधित आपको जो भी अगर समस्याएं हैं, संशय हैं, तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो हम हमेशा आपके लिए ही रहते हैं। तो विषय संबंधित जो भी जानकारी है, आपको जो अभी समझ में नहीं आई है, जो भी आप प्रश्न पूछोगे, तो उसके आधार पर हम
और भी विषयों को बता सकते हैं कि जब आपको जो भी संशय रहते हैं उन संशयों का हल करना चाहते हैं तो आप पूछिए, लेकिन आप अगर आपके संशय को अपने मन में ही रखते हैं तो आपका संशय हमेशा संशय ही बना रहता है। तो संशय का समाधान हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ प्रिय छात्रों कि यहाँ पर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आप सभी छात्र आज के इस कोरोना संदर्भ में बहुत ही परेशानियों का महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अपने आप आई है तो अपने आप ही जाना पड़ता है। क्योंकि इंसान जैसे कुकर्म करते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर प्रकृति भी हमें देती है। तो जैसे करनी वैसे भरनी वाक्य हमें यहाँ पर याद आता है। इसलिए कृपया आप घर में ही रहें, सामाजिक अंतर का पालन करें, मास्क पहना कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके आप लोगों से दूर ही रहिए। डिस्टेंस मेंटेन करना है क्योंकि यह बीमारी ही ऐसे है कि लोगों के बीच में ही संबंध तोड़ने की बात आ गई है। चाहे वे हमारे दिल के कितने भी करीब क्यों न हो, उनसे हम नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इस बीमारी से सतर्क रहिए। जान है तो जहान है, अगर यह जान ही नहीं रही तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रिय छात्रों, जितना हो सकता है उतना आप दूर रहना पसंद कीजिए और जब भी थोड़ी बहुत आपको सर्दी जुकाम आ जाती है तो कृपया डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। इस प्रकार अभी हम प्रश्न पत्र नमूना 2 से संबंधित चर्चा किए हैं और अगली क्लास में हम अगले और नए विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। धन्यवाद।